हेलो हेलो माइक चेक। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल सभी के, कैसे है सभी? वेरी गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। सब कुछ क्लियर है? ओके। हाँ भाई, हम बढ़िया मस्त मजे में। चलिए होमवर्क आ गया होगा बेटा, एक बार चेक कर लेना, है ना। वो मैं होमवर्क वाले भैया को बोलता हूँ आज ही कि टाइमली होमवर्क डाल दे सभी बच्चों का। चलिए तो करते हैं आज क्लास की शुरुआत। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है ना। वैसे तो मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया था कि 5 मई को एग्जाम होगा और वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ गया है। तो 5 मई को आपका नीट का एग्जाम होगा। 5 मई को आपका नीट का एग्जाम होगा, ठीक है। फिजिक्स की क्लास, हाँ, और आने वाले वीक में, है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, और हाँ, इस संडे को टेस्ट भी होगा और आने वाले वीक में, मतलब इसी हफ्ते में, हम लोग थोड़ा सा टाइमिंग भी चेंज करेंगे। तो पार्थ सर शायद अब आपकी फर्स्ट क्लास लेंगे और लास्ट क्लास फिर फिजिक्स की होने लगेगी आपकी, है ना। तो वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसी संडे, इसी सैटरडे से हो जाए, ठीक है। तो याद रखना, सैटरडे से चांसेस है कि आपकी क्लासेस के टाइमिंग चेंज होने लग जाएंगे, है ना। मतलब कि सैटरडे के दिन से आपकी बायो की पहली क्लास हो जाएगी और फिजिक्स की लास्ट क्लास होगी। तो फिजिक्स की क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा। फिजिक्स की क्लास के टाइम होगा 7:30 बजे से रात को 11 बजे तक। चलो ठीक है, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को, गणपति बाबा मोरिया। और इसी के साथ हम क्लास शुरू करिए। तो यहां पर लेक्चर नंबर 5 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमें कूलम के नियम पे हमने चर्चा कर ली थी, बहुत सारे उदाहरण करे थे। कुछ और उदाहरण होते, लेकिन वो हम विद्युत क्षेत्र के साथ ही कवर कर लेंगे। विद्युत क्षेत्र के साथ कैसे कूलम के नियम के उदाहरण कवर हो जाएंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास से विद्युत क्षेत्र पर चर्चा करना शुरू करेंगे। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बाद, मतलब मैं 1 आधे घंटे तक आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हम आपसे कुछ जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे, है ना। और होमवर्क के भी जो क्वेश्चंस, अगर आपके डाउट वगैरह होंगे तो वो डिस्कस करूंगा। आज कुछ सवाल जो हमारे कल रह गए थे वाले क्वेश्चंस को हमें फिर से आगे डिस्कस करना होगा। लेकिन अभी हम पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है वह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, चंदा दे दो गणेश चतुर्थी का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। डर लग रहा है? अरे बेटा, डरने की क्या बात है। मैं तो पहले ही बोल देता 5 मई को नीट का एग्जाम है, तो उसमें डरने की क्या बात है। अब उनने बोल दिया तो डर लग रहा है। चलो, तो अब हम क्लास की शुरुआत करते। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या लेकर, या विद्युत क्षेत्र से जुड़ी कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दी थी, है ना। क्या होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक आवेश है, यहां पर मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है, मान के चलो एक प्लस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण मैं इस पूरी जगह में अगर एक दूसरा आवेश लेकर आऊं, एक दूसरा आवेश लेकर आऊं, तो उस पर बल लगेगा, है ना। उस पर बल लगेगा, तो उस पे जो बल लगेगा वह बल का अनुभव आप जिस क्षेत्र में कर पा रहे हो, इस कैपिटल क्यू के बल का अनुभव जिस क्षेत्र में कर पा रहे हो, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। जैसे अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे आवेश रखा तो इस पे बल लगेगा, हाँ सर लगेगा। यहाँ पर लगा रखूंगा तो लगेगा, हाँ यहाँ पर लगेगा, हाँ यहाँ पर लगेगा, हाँ यहाँ पर लगेगा, हाँ यहाँ पर लगेगा, हाँ कहीं पर भी आप सर एक आवेश रखोगे तो उस पर बल लगेगा। तो उस पर जो बल लगने वाला है
हाँ बेटा, कल के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, चिंता ना करो, कल के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। पहले एक बार जो ये है उसे मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो अब यहां पर ये जो प्लस क्यू आवेश था, तो इसके आसपास जो बल, जिस जगह में आप बल का अनुभव कर पाओगे, उस जगह को या उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। तो एक धनावेश या ऋणावेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, अतः किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चल अब दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि सर ये विद्युत क्षेत्र में पढ़ू ही क्यों, विद्युत क्षेत्र पढ़ू ही क्यों? बल अनुभव करवाने के लिए मेरे पास कूलम का नियम भी था। अच्छा, और दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र पढ़ने के मेरे को क्या फायदे मिलने वाले, पहले ये समझ लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये मुझे समझ में आ गया कि सर आवेश के आसपास जहां जहां बल लग पाएगा उस जगह को हमने विद्युत क्षेत्र बोला। अब यहां पर कौन जो बल लग पाएगा, वो बल अनुभव कौन कर पाएगा, है ना, और कितना बल अनुभव कर पाएगा, उस पर भी चर्चा करते हैं। और ये क्यों पढ़ूं मैं, है ना। तो ये सारे सवालों के जवाब अब हम आगे चलकर एक एक कर ढूंढेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि सर आसपास कोई भी एक आवेश रखूंगा तो उस पर बल लगेगा। ओके, तो ये क्षेत्र जो है उसे हम विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब कि मुझे अब यह कैलकुलेट करना है कि इस कैपिटल क्यू के कारण आसपास जो बल है ना, इस कैपिटल क्यू के कारण आसपास जब बल है तो वह बल जो है वह कितना बल अनुभव कर पाएगा। ठीक है, तो वह उसके जरिए हम कैलकुलेट करेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, है ना, कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से मान के चलो कि r दूरी पर मैंने सोचा इस बिंदु पर, यह बिंदु P है, तो मैंने सोचा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। तो इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम E से चिन्हित करते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम E से चिन्हित करते हैं। ठीक है, ओके। तो कितनी होगी कैसे कैलकुलेट किया जाए, या उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हमको यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी भी बिंदु P पर, है ना, हमने क्या बोला कि वह जगह जहां पर बल अनुभव कर पाए वो विद्युत क्षेत्र होगा। तो बल कितना अनुभव कर पाएगा कोई, वह कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस P पर हम एक और आवेश रखेंगे, जो कि होगा 1 कूलम का, प्लस 1 कूलम का आवेश। क्या रखेंगे? प्लस 1 कूलम का आवेश। इसे हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, जो टेस्टिंग करने के काम आता है। तो प्लस 1 कूलम आवेश को हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। तो क्या मैं इन दोनों के बीच में अगर दूरी r है तो बल बता सकता हूं? बिल्कुल सर, इन दोनों के बीच में अगर दूरी r है तो मैं बल बता सकता हूं। यहां पर ये जो बल लगेगा F, वो हो जाएगा KQQ बटे में r का स्क्वायर। मैं परिमाण लिख रहा हूं भी बस। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो स्मॉल q की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सर ये हो जाएगा KQ इंटू 1 बटे में r का स्क्वायर, या ये बचेगा KQ बटे में r का स्क्वायर। और यही बल जो है, यही बल मेरे लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र वह जगह जहां पर मैं बल अनुभव कर पाऊं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये बता रहा है कि कितना है। तो किसके बराबर है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है कि यदि r दूरी पर एकांक आवेश रखा जाए, या मैं इसे टेस्ट चार्ज भी बोल सकता हूं, तो एकांक आवेश जो बल अनुभव करेगा उसी को मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहता हूं, है ना। मतलब इसे हम बोल सकते हैं बल प्रति एकांक आवेश, है ना, या एकांक धनावेश। तो क्या है यह? बल प्रति एकांक धनावेश। ठीक है, मतलब एकदम आसान सी बात है कि यार मेरे पास अगर मैं यहां पर कोई भी आवेश रखता तो उसका बल मुझे पता होता, लेकिन मैंने
कोई भी आवेश ना लेते हुए 1 कूलम आवेश ले लिया, तो उसके कारण मैंने बल पता कर लिया। तो अब इससे फायदा क्या मिला मुझे, फायदा क्या मिला, है ना, और ये मैं क्यों कर रहा हूं, तो इसका हम फील ऐसे ले सकते हैं कि मान के चलो यार, अभी आपके पास यहां पे 1 कूलम आवेश रखा हुआ था R द्विध्रुव से, आपने इस पर बल निकाल लिया और उसी बल का मान या उसी बल को आपने क्या बोल दिया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता नाम दे दिया। तो यहां पर अगर मैं यहां पर 1 कूलम यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, हर जगह रख कर मैंने क्या करा, रख कर मैंने यहां पर बल निकाल लिया और उसी बल को मैंने नाम दिया विद्युत क्षेत्र तीव्रता KQ बटे में R का स्क्वायर नाम दे दिया। ठीक है सर, तो अब इससे फायदा क्या मिला मुझे, देखो मुझे इससे यह पता चला, मुझे यह पता चल गया कि एकांक धनावेश पर बल कितना लग रहा है। मुझे क्या पता चल गया, एकांक धनावेश पर बल कितना लग रहा है। अगर मैं यहां पर 1 कूलम की जगह, देखो अब मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं, 2 रास्ते बताऊंगा कि किससे कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान है, किससे कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान है, आप लोग बताओ। मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव क्यू आवेश रखा हुआ है और इसके कारण मैंने यहां पर रखा है 5 कूलम का आवेश। अब इन दोनों के मुझे बल कैलकुलेट करना है ना, ये 4 कूलम आवेश था, तो इनके बीच में बल कैलकुलेट करना, तो 2 रास्ते हैं मेरे पास, 2 रास्ते। या तो मुझे यहां पर बल कैलकुलेट करना, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर करूं मैं, या दूसरी बात, मुझे इसके कारण यहां पर अगर एकांक धनावेश रखा होता तो उसका बल है, उसके बल का मान E है, तो मैं यहां पर कर दूं E इंटू E क्या है, E 1 कूलम आवेश पर बल है, E क्या है, 1 कूलम आवेश पर बल है। तो यहां पे 5 कूलम रखा हुआ है, तो इंटू 5 कर दूं मैं। कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, पहला वाला या दूसरे वाला। पहले वाले में मेरे को दोनों का मल्टीप्लाई करके पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कूलम के नियम के अनुसार। दूसरे वाले में मुझे पता है ई क्या है, ई है एकांक धनावेश पर, एक या बल प्रति एकांक धनावेश पर, तो वह पता है, तो इंटू 5 कूलम रखेंगे, इंटू 5 कर देंगे। 10 कूलम रखता 10 कूलम कर देता, 3 माइक्रो कूलम रखता 3 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाई कर देता। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे मैं ज्यादा आसानी से आंसर और ज्यादा जल्दी आंसर निकाल पाऊंगा, बोल हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है सभी को, क्या दूसरे वाले तरीके से मैं ज्यादा जल्दी आंसर निकाल पाऊंगा, हमेशा निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो ये इसीलिए हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ रहे हैं, और भी कुछ कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ने के। अच्छा, इसको आप ऐसा एक और एग्जांपल समझ सकते हो, है ना। मान के चलो कि आप किराना दुकान पर गए, या आप सब्जी भाजी खरीदने गए, या आप खाना खाने गए कहीं पर, ठीक है, तो वहां पर एक मेनू होता है या एक रेट लिस्ट होती है, या सब्जी जब खरीदते, सामान खरीदते, शक्कर खरीदते, आटा खरीदते, तो क्या पूछा जाता है दुकान वाले भैया से, दुकान वाले भैया से पूछा जाता है कि इसका भाव क्या है। तो भैया ने बोला शक्कर 40 रुपए किलो, तो भैया ने बोला शक्कर 40 रुपए किलो, तो अगर आपको 2 किलो शक्कर चाहिए तो ज्यादा आसानी से आप 40 इंटू 2 कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो हर एक दुकानदार जो है वो अपना भाव ऐसा बता रहा है, हमारे यहां शक्कर 10 रुपए की 300 ग्राम है। अगली दुकान पे गए, उसने बोला कि मेरे यहां जो शक्कर है वो 12 रुपए की 350 ग्राम है। अगली दुकान पे गए, वो बोला मेरा 8 रुपए की 250 ग्राम शक्कर है। तो मुश्किल हो जाएगा जिंदगी, है ना, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों बहुत मुश्किल हो जाएगी सर जिंदगी, क्योंकि अगर हर कोई 1 किलो के हिसाब से भाव ना बताते हुए अलग अलग तरीके से भाव बताए, है ना। अगर तुम गए सब्जी लेने, तो एक सब्जी वाला, है ना, मान के चलो कि आज सारे सब्जी मंडी वालों ने सोचा कि ये आदमी के मजे लिए जाए, इसको किया जाए भयंकर कंफ्यूज, ये कोई सब्जी खरीद कर ना जा पाए अपने घर। तो एक से पूछा भैया लौकी क्या भाव है, तो उसने बोला अच्छा ये वाली लौकी 10 रुपए की 300 ग्राम है। अब तुम अगली दुकान पे जाओगे, बोले इससे सस्ता कोई दे रहा है तो देख लेता हूं, मैं पूछ लेता हूं। अगली दुकान पे गए तो तुमने पूछा भैया ये लौकी क्या भाव है, तो वो बोला 8 रुपए की 250 ग्राम। अब कंफ्यूज, भैया ये सस्ती दे रहा है, ये सस्ती दे रहा है। फिर अगली दुकान पे गए, तो हर एक दुकानदार अगर इस तरीके से भाव बताएगा तो फिर मामला तो गड़बड़ हो ही जाएगा, है ना, और आपस में भी चीजें कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है कि स्टैंडर्ड कर दो भैया, हर 1 किलो का क्या भाव है ये बताना है आपको।
तो ज्यादा आसानी से हम चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्जैक्ट वही बात है यह कि यहां पर इसका भाव क्या है इस बिंदु पर, है ना, कि क्या रेट चल रहा है भैया, इस क्यू माल का क्या रेट चल रहा है, कैपिटल क्यू आवेश का क्या रेट चल रहा है यहां पर। तो भैया यहां पे रेट जो चल रहा है उसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता नाम दे दिया। क्या ये आसान तरीके से सभी को समझ में आई बात? क्या बेस्ट तरीके से सभी को चीजें समझ में आई कि हाँ सर क्या रेट चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, उसे हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर ये आपको ये वाली बात का फील आया कि हाँ सर ये भाव बताते हैं एक्चुअल में, है ना, कि क्या क्या रेट चल रहा है। तो अब विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता में अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो या ऐसा समझ सकते हो कि सर जब भी विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे ना, अब देखो एक और फील वाली बात, ये सब ये जो एग्जांपल दे रहा हूं सब फीलिंग वाले एग्जांपल है, बाकी मैंने पढ़ा दिए, ये हो गया। अब इसके आगे मेरे को और फॉर्मूले बताने, इसके 2-3 और इंपॉर्टेंट सी बातें करनी है, लेकिन फील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका एक और फील बहुत बेस्ट एग्जाम्पल के साथ ये बताओ कि जब विद्युत क्षेत्र, सॉरी अगर हम पहले बल लिख रहे, कूलम के नियम के अनुसार बल लिख रहे, तो बल लिख रहे हैं, तो बल लिखते समय K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर करते हैं तो कितने आवेशों की आवश्यकता होती है? तो सर बल लिखते समय हमें 2 आवेशों की जरूरत पड़ती है ना। हाँ विकास कुमार तुम्हारे मजे लिए जा रहे हैं मंडी में। विकास बोला सर मैं कल सब्जी लेने गया तो मेरे को 50 के 250 आलू बोले कि 50 रुपए के 2.5 किलो है। वो तुम्हारे मजे लेने चाह रहे हैं ना, बगल वाला अलग भाव बताएगा, उन्हें पता चल गया है। चलो भाई, तो यहां पर अगर मैं इसमें बल की बात करूंगा तो बल में क्या क्या हो सकता है? सर बल में हमेशा मुझे 2 आवेश चाहिए, 2 आवेश चाहिए, एक है Q1 एक है Q2। अगर Q1 Q2 में से कुछ भी नहीं पता तो मैं बल नहीं लिख पाऊंगा, है ना। Q1 Q2 में से कुछ भी नहीं पता तो मैं बल नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र लिखने के लिए मुझे केवल एक ही की आवश्यकता है, विद्युत क्षेत्र लिखने के लिए मुझे केवल एक ही की आवश्यकता है, KQ बटे में R स्क्वायर, क्योंकि यहां पर तो मुझे पता है 100% की आवेश कितना है, 1 कूलम का रखना है। ठीक है, तो ऐसा रख सकते हैं या ऐसी याद रख सकते हैं बात को कि सर बल लिखने के लिए, कूलम का नियम लिखने के लिए, बल लिखने के लिए हमेशा 2 आवेश की आवश्यकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखने के लिए हमेशा एक ही आवेश की आवश्यकता होती है। आप इस चीज का और गहराइयों वाला फील लेना तो ये ऐसा फील ले सकते हो, देखो कि बल लिखना है तो जैसे अगर मान के चलो मैं एक आवेश हूं, तो अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो मेरे होने के कारण यहां पर मेरे आसपास अपना विद्युत क्षेत्र आ चुका है। मान के चलो हम सब एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो जितने बच्चे 350-400 बच्चे अगर कोटा के ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए, अगर यहां पे ऑनलाइन वाला कंपेयर करो तो वो तो हजारों में हो जाएंगे। तो मान के चलो कि है ना, या कोई ऐसे वो बाबा बैठे रहते ना आजकल, हजारों लोग उनके सामने बैठ जाते जाकर, है ना, बाबा के प्रवचन चल रहे, तो उसी प्रकार से मेरे प्रवचन चल रहे, तो हजारों लोग बैठे हुए, हजारों बच्चे बैठे हुए मेरे सामने। तो अब जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने के कारण सबको फील बराबर आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये मेरे यहां होने के कारण आसपास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। क्या बन गया, मेरा एक विद्युत क्षेत्र बन गया। लेकिन अब ये बात बताओ भाई, ये बात बताओ कि क्या हर एक बच्चे को फील, क्या हर एक बच्चे के मार्क्स, क्या हर एक बच्चे के क्वेश्चन बनाने की क्षमता समान होगी या अलग अलग होगी? क्या हर एक बच्चे के मार्क्स बराबर आ जाएंगे? क्या मेरे बोलने के कारण, मैं बोल रहा हूं सबको बराबर फील आ रहा है, सबको बराबर मजा आ रहा है, लेकिन क्या हर एक के टेस्ट में नंबर बराबर आएंगे? क्या हर एक बच्चा समान सवाल लगा पाएगा? क्या हर एक बच्चा बराबर से पढ़ पाएगा? नहीं सर, नहीं। मतलब मेरा तुम तक जो पहुंच रहा है वो तो सबका समान है, लेकिन तुम्हारे ऊपर बल, देखो अब विद्युत क्षेत्र अकेले का होता है, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में, मान के चलो किसी भी एक बच्चे की बात करो, हाँ मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं, सब मन में सोचो हाँ मेरी बात हो रही है, तो अगर तेरे और मेरे बीच में जो बल लग रहा है वह, उसमें कितनों की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता है, एक मैं और एक तुम, एक मैं और एक तुम। तो मैं तो सबको बराबर दे रहा हूं, लेकिन तुम कितना ले पा रहे हो वो तुम्हारे खुद पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है? तुम पर, खुद पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र, मैं तो सबको बराबर दे रहा हूं, लेकिन बल के लिए 2 की आवश्यकता होती है, बल के लिए 2 की आवश्यकता होती है। तो मेरे और तेरे बीच में बल कितना लगेगा वो निर्भर करेगा तेरे आवेश पर, वो निर्भर करेगा तेरे आवेश पर।
ठीक है, तो यह है विद्युत क्षेत्र का अल्टीमेट फील्ड। क्यों? क्योंकि सबको बल बराबर नहीं लगने वाला, लेकिन सबको विद्युत क्षेत्र बराबर जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्यू क्या है? स्मॉल क्यू क्या है? तुम्हारा आवेश। तो ये वही वाली बात है कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना दिया मैंने? ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल में ये ऊपर वाला जो लिखा इसी को मैंने फिर से लिख दिया। क्या कि अभी तक मैंने जो सीख लिया कि सर यहां पर एफ बराबर जो रखता हूं मैं, एफ बराबर लिख रहा था मैं के क्यू बटे में आर का स्क्वायर, और स्मॉल ई कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता आगे तक के क्यू बटे में आर का स्क्वायर। मैंने स्मॉल क्यू को 1 रख दिया। या मैं ऐसा भी समझ सकता हूं इस चीज को, ऐसा भी समझ सकता हूं कि अगर मैंने यहां पर एफ बटा क्यू कर दिया, मतलब इसको क्यू से डिवाइड कर दिया एफ को, तो वो ई आ जाएगा। इसको वही वाली बात अगर मैं अब ये वाली लाइन बोलूं तो और फील आएगा। प्रति इकाई बल प्रति एकांक धनावेश पर, तो बल प्रति एकांक धनावेश पर, तो बल बटा एक धनावेश या बल बटा धनावेश कर दूं मैं, जितना पॉजिटिव चार्ज पर डिवाइड कर दूं, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता मिल जाएगी मुझे दूसरे वाले आवेश के कारण। क्लियर है मामला? आई बात समझ में? ठीक है, तो अब अगर तुम्हें नीट क्वालिफाई करना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? खुद का आवेश बढ़ाना पड़ेगा। खुद पर आवेश बढ़ेगा तो अपने आप बल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी तो जोरदार है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है मामला? चलिए, तो अब यहां पर जितना मैंने जो सब कुछ बोला है ना, तो उसको एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट सारे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें समझेंगे। अच्छा, थ्योरेटिकल पॉइंट्स में और कुछ छोटी छोटी सी बातें है ना, एक बार में पहले चिंता ना करो, लिखना कुछ नहीं है, ये सब लिखा हुआ, लो ये सब कुछ लिखा हुआ तुम्हारे सामने, सारी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए। ठीक है, लेकिन एक बार मैं अपनी तरफ से सारे समझा देता हूं। क्या क्या? जैसे सबसे पहली बात कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ई, देखो अब मैं बार बार पूरा नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं बोलूंगा। अगर मैंने विद्युत क्षेत्र ई भी बोल दिया तो तेरे कॉमन सेंस की बात है कि मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही पूछ रहा हूं। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर यह बताइए कि ये कैसी राशि होगा? सदिश राशि या अदिश राशि? क्या लगता है आपको ये कैसी राशि होगा? सदिश राशि या अदिश राशि? तो सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो बल जो होता है मेरे पास क्या होता है? सदिश राशि होता है। उससे अगर मैं आवेश को डिवाइड कर दूंगा तो भी वो एक सदिश ही बनेगा। क्या बनेगा? सदिश ही या वेक्टर ही बनेगा। वेक्टर या सदिश बनेगा तो यह होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यह सदिश होगा। अच्छा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि सर दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अभी और फील आएगा, रुको और फील आएगा, चिंता ना करो। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो जैसे अब विद्युत क्षेत्र फिर से मैं समझने की कोशिश करता हूं एक बार कि यहां पर मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। मेरे पास क्या रखा हुआ है? एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो अगर इस प्लस क्यू आवेश से मैंने कुछ दूरी पर बात करी तो देखो, अब अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र तीव्रता पता करनी तो यहां पे क्या रख रहा था मैं? एक पॉजिटिव धनावेश। क्या रख रहा था? एक पॉजिटिव धनावेश। तो पॉजिटिव धनावेश पर बल किस दिशा में होगा? तो सर अगर यहां पे एक पॉजिटिव धनावेश रखा हुआ है तो उस पर बल की जो दिशा होगी वो यहां से दूर की तरफ होगी। बल की जो दिशा होगी वो यहां से दूर की तरफ होगी। यहां पर रखूंगा तो सर यहां से भी बल की दिशा जो होगी वह दूर की तरफ होगी। यहां पर भी रखूंगा तो यहां पर भी बल की दिशा क्या होगी? दूर की तरफ होगी। मतलब कि बल की दिशा कहां है? दूर की तरफ। और बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब धनावेश से दूर की तरफ आया। क्या आया? धनावेश से दूर की तरफ आया। क्या छोटी सी बात सभी को चमकती है? क्यों? क्योंकि सर यहां पे पॉजिटिव आवेश रखूंगा, 1 कूलम का आवेश रखूंगा तो उससे दूर की तरफ बल लगेगा या उस पर दूर की तरफ बल लगेगा। मान के चलो इसी प्रकार से मैंने बोला कि यहां पर मैंने एक माइनस क्यू आवेश रख दिया, तो इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु पर अगर मैं देखूंगा तो किस दिशा में बल लगेगा? इस पर, इस माइनस क्यू पर क्यों बल लगेगा? अच्छा सर यहां पे क्या रखना है? 1 कूलम। सर ये आपको कैसे पता चला प्लस 1 कूलम ही रखना है? हाँ, ये पत्थर की लकीर है। टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस 1 कूलम रखेंगे।
कितना रखेंगे, +1 कूलम रखेंगे। वो रखना ही होगा, क्यों? क्योंकि दुनिया में जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करे, जिसने सारी चीजें परिभाषित करी, उसने +1 कूलम ले लिया। अब तेरे को अगर माइनस क्यों रखना है, -1 रखना तो रख ले, माइनस कर ले अपनी मन मर्जी, लेकिन तेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरों को बातें समझाएगा, चीजें सिखाएगा, उतने में तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो उससे बेहतर है यहां पर +1 ही मान ले। तो यहां +1 जो होगा ये टेस्ट चार्ज, इस पे बल कहां लगेगा? तो सर ये कैसा है, ये नेगेटिव आवेश है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो बल अंदर की तरफ होगा। यहां पर रखोगे तो बल अंदर की तरफ होगा, यहां पर रखोगे तो बल अंदर की तरफ होगा। तो यहां पर बल दूर की तरफ, सदिश की दिशा जो होगी वह पॉजिटिव आवेश से, या विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा जो होगी पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ, और नेगेटिव आवेश के अंदर की ओर होगी। क्लियर है मामला? अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता की सर हमें निकालनी है बीमा, और निकालना है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक और बीमा क्या होगी? तो सर मात्रक एकदम आसान सी बात, इसका मात्रक क्या होगा? सर इसका मात्रक होगा बल बटे में आवेश, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। वैसे इसे हम वोल्ट मीटर भी लिखेंगे, 2-3 क्लास बाद हम जब विभव की बातें करेंगे तो हम समझ लेंगे कि वोल्ट क्या होता है। तो इसे आप वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है न्यूटन बटे में कूलम, और या ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं इसकी बीमा? जल्दी से सभी बच्चे इसकी बीमा निकाल कर बताएंगे, बहुत ही तेजी में, बहुत ही रफ्तार से इसकी बीमा निकाल कर बताओ, बहुत ही ज्यादा रफ्तार से इसकी बीमा निकाल कर बताओ। इसकी बीमा क्या आएगी? इसकी बीमा क्या आएगी? नोट्स दे दो सर प्लीज। क्या हुआ? संजना क्या कहना चाह रही है? सर बोर्ड्स के नोट्स दे दो। बेटा यही नोट्स काम आ जाएंगे आपको, बोर्ड के लिए भी चिंता ना करो। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ बातें मत पढ़ना, क्वेश्चन कम कर लेना, बोर्ड हो गया और क्या। हाँ भाई, तो जब MLT-2 बटे में A इंटू टी न्यूटन प्रति कूलम, कूलम मतलब कि आवेश AT होता है, तो यहां से बचेगा MLT-3 A-1। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सही किया? यह इसकी विमा आने वाली है। क्लियर मामला? तो अब ये जो सब कुछ मैंने बताया वह सब कुछ पॉइंट वाइज एक बार आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक बार सारे पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, और भी कुछ नए पॉइंट्स होंगे वो भी हम सीख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, यह सदिश राशि है, रिवीजन भी हो जाएगा और हम इनको लिख भी लेंगे। इसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा के समान होती है। धनात्मक आवेश या इकाई आवेश कितना बल अनुभव कर रहा है, उसकी दिशा में ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है। मतलब धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इससे दूर, जबकि ऋणात्मक आवेश के कारण दिशा इसकी ओर होती है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 पे टिक लगा दिया, पॉइंट नंबर 2 पे टिक लगा दिया। पॉइंट नंबर 3, इसका एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। बहुत ही बढ़िया। विमा MLT-3 A-1 होती है। बहुत ही बढ़िया। धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा में, अच्छा, धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तथा ऋणावेश पर विपरीत दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चल। हाँ भाई, 4 पॉइंट में तो किसी कोई डाउट नहीं है, 4 पॉइंट में तो किसी कोई डाउट नहीं है। जब 2 गोले पे +6 माइक्रोग्राम दिया तो एक दूसरे से डी दूरी पर रख देते। अब्दुल्ला बेटा, ये वाला सवाल हमने करा हुआ इस प्रकार का क्लास में, एक बार कृपया करके हमने इसे किया, उसके आधार पर करने की कोशिश करो। चलिए, अब हम पॉइंट नंबर 5 को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। वैसे हम समझ चुके पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 उल्टा लिखा हुआ है ऊपर वाले पॉइंट का। क्या लिखा हुआ है उल्टा? मान के चलो कि मेरे को यहां पर देख, अभी मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सर एक पॉजिटिव आवेश होगा तो इससे विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा। अरे होगा 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 होगा। अच्छा,
मान के चल मैंने तेरे को पॉजिटिव आवेश नहीं बताया, मैंने बोला कि भैया यहां पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इस दिशा में है, और मैं यहां पर, अच्छा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा सर, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में मतलब कि यहां पर कहीं एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ आ रहा है। अब अगर मैंने यहां पर एक छोटा क्यू आवेश रख दिया तो बता इस पे बल कहां लगेगा, यहां पे एक प्लस क्यू आवेश रख दिया तो बल कहां लगेगा, बल कहां लगेगा, आपके पास दो ऑप्शन है, बल की दिशा होगी नंबर 1, बल की दिशा होगी नंबर 2, बताओ भाई बल कहां लगेगा। इसी प्रकार से चलो पहले इसमें बताओ बल कहां लगेगा, 1 या 2 की तरफ। हाँ ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दीज टू अलग अलग बातें हैं। किस दिशा में होगा, 1 की दिशा में, बिल्कुल सही बात सर, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई एक बड़ा आवेश था जिसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ था, तो पॉजिटिव पे तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दूसरा पॉजिटिव आवेश रखूंगा तो उस पे बल की दिशा जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और इसी प्रकार से अगर मैंने यहां पर अगर मैंने यहां पे प्लस क्यू आवेश रखा था तो इसमें बल की दिशा जो है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और अगर मैंने यहां पे एक माइनस क्यू आवेश रख दिया तो बताओ भाई बल की दिशा कहां होगी, बल की दिशा कहां होगी, तो सर माइनस क्यू पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। क्या ये छोटी सी बात बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको है चमकती? तो वही वाली बात यहां लिखी हुई है कि धनावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तथा ऋणावेश पर विपरीत दिशा में होता है ना। क्यों? क्योंकि सर विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में है, मतलब कि पीछे पॉजिटिव और आगे नेगेटिव है, तो बीच में अगर तुम कहीं भी एक आवेश रखोगे तो पॉजिटिव से दूर की तरफ बल लगेगा, उसका मतलब कि पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और नेगेटिव विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगता है। क्लियर है मामला? ठीक है, चल अगला पॉइंट नंबर 6, यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। किसी बिंदु पर किसी आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेशों के कारण क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। अच्छा, तो अब ये जो सब कुछ हमने पढ़ लिया, इसमें आप सभी को ये वाली बात का फील आ चुका है कि सर अगर मेरे पास विद्युत क्षेत्र है कहीं पर तो उसमें दूसरे आवेश क्या होने का कोई रोल नहीं है, अकेला एक आवेश होगा, उसका भी खुद का, या विद्युत क्षेत्र जो है वो अकेले का ही आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है ना। जैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि आप गए दुकानों पे शक्कर खरीदने, तो आप खरीदो या ना खरीदो शक्कर का रेट तो फिक्स रहेगा, शक्कर तो वही रहेगी, शक्कर तो वही रहेगी। तो वही वाली बात है कि अगर एक कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ, या अगर मैं मान के चला से समझा, मैं पढ़ा रहा हूं, तू पढ़ या ना पढ़ मैं तो पढ़ाऊंगा, तू समझ या ना समझ मैं तो समझाऊंगा, तेरे को जो लगे जिंदगी में कर मैं तो पढ़ाऊंगा। तो वही वाली बात है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरा विद्युत क्षेत्र तो बन चुका है। अब तुम वहां पर आओ, तुम बैठो, तुम अपना आवेश लेकर आओ, तुम बल अनुभव करो, वो सब तो तुम्हारी कहानी है, मैंने तो अपनी कहानी कर दी। क्लियर है मामला? तो वैसे ही अगर मान के चलो कि एक आवेश है, तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आसपास बन चुका है, आसपास विद्युत क्षेत्र है। अब वहां पर अध्ययन सुनने वाली बात को, अगर वहां पर आवेश हो या ना हो विद्युत क्षेत्र तो होगा, है ना। मान के चल कि मेरे पास यहां पे कैपिटल क्यू आवेश है, पहले तो ये फील कर, मेरे पास एक कैपिटल क्यू आवेश है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक कैपिटल क्यू आवेश है तो इसके आसपास कोई दूसरा आवेश हो या ना हो, वहां पर विद्युत क्षेत्र तो आ गया, वहां पर विद्युत क्षेत्र तो आ गया। अब कितना है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एकांक आवेश रखा और के क्यू बटा आर स्क्वायर फॉर्मूला बना लिया, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन अगर यहां पर आवेश है तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, दूसरा आवेश हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोलता विद्युत क्षेत्र के लिए की आवश्यकता, बल अनुभव करवाने के लिए दो की आवश्यकता है। क्या ये छोटी सी बात सभी को क्लियर है? क्या ये छोटी सी बात सभी को क्लियर है?
क्लियर है मामला इतना? अच्छा, तो क्या मैं एक और स्टेटमेंट ऐसा बोल सकता हूं कि देखो यार, देखो ये वही वाला स्टेटमेंट बोलूंगा, बस घुमा कर, ये दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं फिर से। बल के लिए मेरे को 2 आवेश की आवश्यकता है, विद्युत क्षेत्र के लिए 1 ही आवेश की आवश्यकता होती है। तो अब जो सवाल वाला बोलेगा, ध्यान सुनना, सवाल वाला बोलेगा, सवाल में अगर ये सवाल में ऐसा स्टेटमेंट रहेगा कि दो आवेशों के मध्य बल या 5 कूलम आवेश जो रखा है उसके द्वारा अनुभव किया गया बल, मतलब कि 2 आवेश थे, 3 आवेश थे, वो सब मिलकर उस पर बल लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब भी सवाल में आपको विद्युत क्षेत्र बोलेगा तो विद्युत क्षेत्र में वो ये नहीं बोलेगा कि उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र कितना है, नहीं नहीं नहीं, वो बोलेगा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है। क्या बोलेगा? इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। सवाल वाला क्या बोलेगा? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। क्यों? क्योंकि उसने एक आवेश दे दिया, अब एक और देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहो तो एक पॉइंट, एक SP स्टार करके एक लाइन लिख लो ऊपर कि बल में हमेशा 2 आवेश आते हैं, या सवाल में हमें 2 आवेश दिए होंगे बल निकालने के लिए, लेकिन विद्युत क्षेत्र तीव्रता में हमेशा सवाल में बोलेगा वो किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना कीजिए, है ना। तो एक SP स्टार लाइन लिख लो। क्या लिखोगे? एक छोटी सी लाइन कि सवाल में जब E पूछा जाएगा, जब E पूछा जाएगा पूछा जाता है तब ऐसा कुछ लिखा होता है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अच्छा यार, कल की क्लास में ना शायद मैंने 1-2 बार यहां परिणामी की जगह परिमाणी लिख दिया था, तो उसके परिणामी कर लेना। परिणाम निकालना है, परिमाण नहीं निकालना है ना। परिमाण दिया जाता है, परिणाम निकाला जाता है, तो यहां परिणामी कर लेना। चलो भाई, तो बताओ, है ना। एक बच्चे ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, तो इसीलिए, है ना, उसने बेचारे ने इतनी मेहनत करी, उसने पहले देखा कि सर ने ये वर्ड शायद गड़बड़ लिखते हैं, उसने सर्कल किया, उसने गूगल पे सर्च किया, फिर गूगल वाले ने बोला नहीं भैया यहाँ तो परिणामी होना चाहिए था। ठीक है, फिर उसने स्क्रीनशॉट भरा, बोला कि सर सॉरी अगर मैं गलत हो, तो बोला नहीं तो गलत नहीं था, सही है, परिणामी आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो P बिंदु पर परिणामी बल पूछा है आपसे, तो P बिंदु पर अब मुझे यहां पर एक और आवेश रखने की जरूरत नहीं। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक ऐसा E1 बना देंगे। ये Q आवेश था, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, इस दिशा में होगा और हो जाएगा KQ बटे में R का स्क्वायर। कहानी खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो बस यही निकालना होगा हमें। अच्छा, अब इसके अलावा मान के चलो मैंने बोला कि इस आवेश को मैंने Q1 बोल दिया, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र के Q1 बटे में R का स्क्वायर आ गया। अब उसने दिमाग लगाया, बोला भैया 1 के अलावा 2, ये तीसरा, चलो 3 ही रख देते, तो 3 आवेश रखे हुए, तो तीनों आवेश के कारण यहां पर आप Q1 और Q2 और Q3 आवेश रखे हुए, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र बताइए। तो क्या करेंगे सर, यहां पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आएगा, ये E1 था, ये E2 आएगा, के Q2 बटे में R का स्क्वायर। इस बिंदु पर इस दिशा में E3 आएगा, क्या आएगा, के Q3 बटे में R का स्क्वायर। तो मेरे पास इसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 तक आ सकते, तो इनका परिमाणी कैसे निकालूंगा सर, फिर से करना पड़ेगा मुझे सदिश योग E1 E2 E3 सबका सदिश योग कर मैं निकाल सकता हूं यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र। क्या निकाल सकता हूं, नेट विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल सकता हूं मैं। तो इसे क्या बोला था हमने, इसे हमने बोला था अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोला था, अध्यारोपण का सिद्धांत। जो बल भी, मतलब जो बल भी सदिश है तो वह भी उसका पालन करता है, तो वैसे विद्युत क्षेत्र भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। ये वही वाली बात लिखी है, ये अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है, और नीचे वही वाली बात समझाइए जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है,
हाँ, कल बायोलॉजी की क्लास, हाँ, पार्स रात सुबह आकर मुझे बोल रहे थे कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हो इन लोगों को। तो मैंने बोला क्या हुआ सर? तो वो बोले नहीं 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 सर, आप ये मत समझो कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, आप कैसे पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं 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 सर। पार सर बोले कि सर ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं बोलता कि सर कैसे पढ़ा पा रहे हो इनको। तो मैंने बोला क्या हुआ है ना। एक बच्चे ने भी कमेंट किया कल की तुम्हारी बायो की क्लास का हादसा। तो पार्स ने बोला सर मेरा तो कल रात को हो गया, मैं कल रात को सर इनको छोड़कर चले गया। मैंने बोला तुम्हारा भगवान ही मालिक है। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या हुआ था? तो अगर वैसे कैमरा यहाँ पर आएगा नहीं, अच्छा देखो यहाँ पर ये पार्सर इसी स्टूडियो में आए थे है ना, और टेबल पर, रुको मैं तुम्हें फोटो खींच के बता रहा हूँ, टेबल पे पार्सर लिख कर गए थे। पार्सर ने बोला कि सर ये देखो इनने कल, इनको ये नहीं आता, इनको फिजिक्स कैसे पढ़ा लेते हो? तो मैंने बोला भाई अब क्या ही बताऊं सर मैं आपको, ये तो दुख भरी दास्ता तो मेरी भी है। देखो दिख रहा है तुम्हें कैमरे में? दिख रहा है? दिखा कुछ? थोड़ा और जूम कर देता हूं, दिखा कुछ? आर्चर ने बोला ये 3/2, 2/3, 1/3 बोला तो 0.9, 1.3, 0.3 लिख रहे थे। देखो ये रहा कल का तुम्हारा कैलकुलेशन। थोड़ा और पास ले आते लो। तो मैंने बोला अब सर क्या कर सकते हैं। फिर मैंने पार्सर को बोला पार्सर मैं ऐसे बच्चे को भगा ही देता हूं। तो पार्सर ने ये सर आपने सही तरकीब निकाल रखी है। तो मैं यस, कुछ बच्चों के नाम भी ले रहे थे पार्सर। मैंने बोला ये मेरी क्लास में स्टार्टिंग में आते थे, मैंने इनको पहले ही भगा दिया, अब नहीं आते मेरी क्लास में। चलो हाँ भाई, तो परिमाणीय विद्युत क्षेत्र निकालना है, E1, E2, E3, E0, E4, इन सबको नेट निकालना है। सदिश रूप से हम इसको योग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों की वजह से ऐसा हो जाता है ना, सारे स्टार जमीन में चले गए थे कल। देखो हाँ वैसे चिंता ना करो, मैंने तुम्हारा सपोर्ट तो कर ही दिया था थोड़ा सा, लेकिन अब कितना ही सपोर्ट कर पाऊंगा मैं भी। देखिए तो अब ये परिमाणीय विद्युत क्षेत्र जो है वह हमने इस बिंदु पर निकाल लिया था। अच्छा अब अगर हमें आने वाले सवालों में ऐसा हो सकता है कि इस बिंदु पर आवेश रख दे और उस पर बल पूछ ले, तो क्या करेंगे हम? परिमाणीय विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, इनटू आवेश कर देंगे तो हमें बल मिल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, F बराबर Q इंटू E। ओके, अब इसमें और भी कुछ छोटी छोटी सी चर्चाएं हमें करनी होगी। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं इन सारी चर्चाओं की, कुछ सवालों के रूप में भी हमें ये बातें करनी होंगी। अब हमारे पास सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र जो हमने निकालना सीखा, इसका एक और बहुत बड़ा कारण है। क्या होता है कि अभी तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र निकाल के बता दिया कि ये होता है KQ बटे में, ये KQ बटे में R² विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु आवेश के कारण। लेकिन बिंदु आवेश जो है, बिंदु आवेश हो वह जरूरी नहीं हमें बिंदु आवेश ही दिया हो, हमेशा हमें एक रॉड दे सकते जिसपे आवेश एक समान रूप से वितरित है, हमें एक वलय दे सकते हैं जिसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसके कारण हमें बल पूछ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम परिमाणी बल निकालना चाहते तो बल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे एक और विद्युत क्षेत्र का यूज जो है वो मैं बता रहा हूं आपको कि मान के चलो मेरे पास है ना, मान के चलो मेरे पास यहां पर एक मेरे पास रॉड है जिसपे आवेश Q है और यहां पर एक और Q आवेश रखा है। इन दोनों के मतलब मुझे बल बताना है। यहां पर दूरी है R, तो जगह KQQ बटे में R का स्क्वायर, क्या मैं इसमें बल इनके मध्य KQQ बटे में R का स्क्वायर लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता हूं।
तो अब आगे चलकर हम विद्युत क्षेत्र का एक और यूज करने वाले हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि यार अगर मेरे पास यहां पर एक रॉड है, एक बिंदु आवेश है, तो इस रॉड के कारण इस बिंदु आवेश में बल कैसे निकालते हैं। तो इस रॉड के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे, जो गाउस के नियम से सीखेंगे, है ना, और उसके बाद में इस पर बल लगेगा। तो जो हमने कूलम का नियम, ध्यान से सुनना, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्योंकि इस प्रकार का, कि अगर हमारे पास बिंदु आवेश नहीं होंगे तो बल क्या होगा। तो बल Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से नहीं निकलेगा, फिर कूलम का नियम नहीं लग सकता। कूलम का नियम केवल और केवल बिंदु वस्तुओं के लिए ही रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते और हम एक एक करके कुछ और चर्चाएं करते हैं। अब मैं आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए विद्युत क्षेत्र बताऊंगा। जैसे कुछ गाउस के नियम से निकलती है, लेकिन मैं गाउस के नियम तक पहुंचने से पहले तुम्हें यह बता दूंगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आता है, जो भी हमने निकाला भी है। ठीक है, फिर हम वाले के कारण, रॉड के कारण, इन सब के कारण विद्युत क्षेत्र देखते जाएंगे। इन सब का डेरिवेशन जो होता है वो अलग अलग प्रकार से डिराइव भी करते हैं हम, या कुछ कूलम के नियम, कुछ गाउस के नियम से डिराइव होते हैं, वो सब भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम केवल एक बिंदु आवेश पे बिल्कुल हल्की सी चर्चा करना चाहते हैं। बिंदु आवेश का भी मैं आपको जो डेरिवेशन बता रहा हूं वो असल में गाउस के नियम से भी आता है। किससे आता है? गाउस के नियम से भी आता है। तो गाउस के नियम से भी हम डेरिवेशन करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी हम यह देख लेते कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक बिंदु आवेश है, तो या एक मेरे पास कैपिटल Q बिंदु आवेश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसी से हमने कैलकुलेशन करना भी सीखा था, और इसी से सारी बातें भी आई थी कि सर यहां पर अगर हमें एक +1 कूलम आवेश रख दे तो इस पर जो बल होगा उसे ही हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोला था। तो वहां से हमने देखा था कि सर ये होगा इससे दूर की तरफ E, और ये P बिंदु पर है इसलिए मैंने EP बोल दिया ऐसे। तो इसका परिमाण जो था और दिशा जो थी वो क्या थी? K, अभी तो केवल परिमाण लिख देते, E का परिमाण जो था वो था KQ बटे में R का स्क्वायर, है ना। ये कैसे लेकर आए? अब भी जस्ट मैंने आपको डिराइव करके दिया था, ये यहाँ पे भी मैंने डेरिवेशन करके दिया आपको, क्या कि अगर स्मॉल q की वैल्यू 1 रख दी जाए, या मैं यहाँ पे एक बिंदु आवेश रख दूं, तो उस पर जो बल होगा उसी को हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोली थी। हाँ, ड्रॉपर्स को डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होगा KQ बटे में R का स्क्वायर आएगा, पहली बात। ठीक है, ओके सर। तो अब इसकी दिशा भी हमें पता चल गई। एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है इसमें, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ कैसा बन सकता है सर? E और R के बीच में ग्राफ बनाना है हमें। किसके बीच में? E और R के बीच में। इससे अगर मैं और दूर जाऊं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आती जाएगी। तो क्या होगा, यहां पर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वह व्यक्त क्रमानुपाती होती है R स्क्वायर के। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। अरे परवल यार, ये कोई बात नहीं। अब अगर तुम परवले भी बोल दोगे तो मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कल तुम 3/2, 2/3 और 1/3 नहीं बता पाए, कोई बात नहीं बेटा, ये अति परवलय बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि E जो है व्यक्त क्रमानुपाती है R स्क्वायर के ना। शायद आज में गुस्सा होता है, लेकिन सुबह ऑलरेडी पार्सन ने जो घटना सुनाई मुझे, तो उसके कारण तुम्हें आज माफ किया जा रहा है। तो E व्यक्त क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के, समानुपाती होता R स्क्वायर के, तब परवलय बनता। अभी क्या बनेगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला होता है बेटा, हाई पैराबोला नहीं होता, है ना। एक बच्चे ने लिखा सर हाई पैराबोला होता, हाई पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। हाइपरबोला या अति परवलय बनेगा यह। ठीक है, चलिए। तो यह बेसिक सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। अब अगर मान के चल मेरे पास एक से ज्यादा आवेश आ गए तो मैं परिमाणी विद्युत क्षेत्र कैसे निकाल सकता हूं। अगर एक से ज्यादा आवेश आ गए तो परिमाणी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालता हूं। तो सर ये ऐसे निकालना है, एक से ज्यादा आ जाएंगे तो बस। अब उसी पे कुछ और उदाहरण करते हैं। जैसे आपको अब क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं ना, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया कि यार यहां पर मेरे पास एक +Q कूलम आवेश है, और यहां पर मेरे पास एक -2Q कूलम आवेश है। कितना है? -2Q कूलम आवेश है।
इन दोनों के बीच में दूरी r है, इन दोनों के बीच में दूरी r है। इनके केंद्र पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र बताइए, केंद्र पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नेट क्या होगा? कितने लोग कर सकते हैं केंद्र पर विद्युत क्षेत्र? बिल्कुल आसान सा सवाल, फॉर्मूला लगाना है, दिशा देखनी है और आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे सर? यहां पर कैसे करेंगे? यहां पर ओके, इसका हल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, यहां पर हमारे पास एक -2q कूलम आवेश है सर। ओके, तो केंद्र मतलब ये वाला बिंदु मान लो बीच में। अच्छा, तो इसे सर नंबर 1 बोलते थे, इसे नंबर 2 बोलते थे। तो 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? तो सर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह 1 से दूर की तरफ होगी, E1। अच्छा, 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? E/r3। बेटा है ना, जोस बटलर नाम रखने से कुछ नहीं होता, वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है जो तू बोल रहा है, और वो भी गलत बता रहा है, kp/r3 होता है। हाँ भाई, तो दूसरे कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा सर? उसकी और होगा, है ना, और वो गाना गा रहा है, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय राधा। हाँ भाई, तो किसकी ओर है? यह तेरी ओर है। किसकी ओर है? माइनस की ओर है और प्लस से दूर है। तो यहां पर हम नेट विद्युत क्षेत्र क्या लिख सकते हैं? क्या मैं नेट विद्युत क्षेत्र का परिमाण अनुसार लिख सकता हूं कि सर आप कुछ ना करो, पहले E1 की वैल्यू लिख के बता दो। तो जगह KQ बटे में R बटे KQ बाय R/2 का स्क्वायर, या ये 2 स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होगा, 4 ऊपर चले जाए तो KQ बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा, यह E1 आ जाएगा। और इसी प्रकार से E2 लिख सकता हूं मैं K इंटू 2Q बटे में R बटे में 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों पे दूरी R बटा 2 होगी। तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 8 KQ बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? क्या नेट के लिए मैं जोड़ दूं सीधे सीधे? क्या? हाँ, कल की तरह ही क्वेश्चन, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात, लाजवाब कमेंट, यही तो मैं चाह रहा था। अब आगे के जो सारे क्वेश्चन है वो कल की तरह ही होंगे, कल की तरह ही करना है। यही तो मैं बात बोल रहा था आपको, जो मैंने आपको बल में सिखाई थी कि यह सब कुछ जो है वह कल की तरह ही होगा। और कल भी मैंने बोला था कि परिमाणी विद्युत क्षेत्र। तो अब मैंने कुछ सवाल कल कूलम के नियम पे करवाए, अब दूसरे प्रकार के जो सवाल है वो विद्युत क्षेत्र को लेकर करवा दूंगा, क्योंकि करना दोनों में एक ही काम है, करना दोनों में एक ही काम है। हाँ भाई, तो यहां पर -2। अच्छा, अब कुछ बच्चों का फिर से डाउट, यहां माइनस रखूं? मैं यहां पे माइनस रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने क्या निकाला है? परिमाण। क्या निकाला है? परिमाण। कल भी सिखाया था मैंने तुझे, बल में दिशा नहीं रखेंगे, हम परिमाण अलग निकालेंगे, और अब उसके बाद में दिशा अलग निकाल ली, अब हम इस पे नेट लिख लेंगे। तो क्या नेट में लिख दूं सर, या जोड़ दूं? मैं जोड़ू या घटाऊं? जोड़ दो सर। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा समान है। तो यह हो जाएगा जोड़ने पर 12 KQ बटे में R का स्क्वायर। कितनों को यह बात समझ में आ रहा? क्या 12 KQ बटे में R का स्क्वायर आ रहा? R बटा, तो बेटा तेरे को हिंदी पढ़ते जाती है, केंद्र पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र, तो इन दोनों के बीच में दूरी R है, तो केंद्र मतलब R बटा 2 होगा। क्लियर है मामला? इसी प्रकार के सवाल एग्जैक्ट यही का यही सवाल आपको बोला जाएगा। देखते हैं कितने प्राणी बता पाते हैं इस दुनिया में। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यहां पर मेरे पास एक Q1 आवेश रखा है, एक यहां पर Q2 आवेश रखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव आवेश रखे हुए, एक Q1 आवेश रखा हुआ है, एक Q2 आवेश रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में दूरी R है। आपको बोलेगा कि वह बिंदु जिस पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, वह बिंदु, सवाल बदल गया है, वह बिंदु जिस पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्या ये सॉल्व करने की जरूरत है या सभी बिना पेन उठाए जवाब बता सकते? क्या कल वाला फॉर्मूला यहां पे चिपका दिया जाए ऐसा कैसा है ना? अगर आपको यकीन नहीं होता तो कल वाला फॉर्मूला जैसे बना एग्जैक्ट वही कहानी यहां पर भी होगी कि किस बिंदु पे परिमाणी विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है। इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो मुझे पता है सर कि नंबर 2 में ही विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। क्यों? कि ये पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ होता है तो इसके कारण इस तरफ होगा और इस पॉजिटिव के कारण इस तरफ होगा। तो यहां से x दूरी पर मैं विद्युत क्षेत्र शून्य निकालूंगा। तो क्या एग्जैक्ट कल जैसी ही बातें हो रही हैं यहां पर, है ना? और अंतर क्या है? अंतर क्या है? वहां पे आवेश था, यहां आवेश नहीं है। वहां पे आवेश था, यहां पे आवेश नहीं है। अरे वहां पर आवेश था, यहां पे आवेश नहीं है। बस वहां आवेश रखकर टेस्ट करना था, यहां पे आवेश ऑलरेडी 1 कूलम रखा हुआ है। तो ये ज्यादा आसान हो गया। E1 बराबर E2 करके सॉल्व कर लेंगे। और याद कर कल वहां पर Q से Q कट गया था और बोला था ना आवेश पर निर्भर नहीं करता। अरे याद आया? Q से Q कट गया था और बोला था आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो क्या मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं कि x की वैल्यू जो होगी, सर आप तो सर ऐसे डायरेक्ट पढ़ा देते हो, यही तो है SP स्टार का जादू। यहां हो जाएगा R इन √Q1 अपॉन में √Q1 प्लस √Q2। क्या तेरे बात समझ में आ रही है? अरे बोल मेरे प्यारे हाँ या ना। क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करवाऊं या फिर अब बात बन चुकी है कि यहां पर सर मेरे पास, यहां पर अब मेरे पास एक Q1 आवेश था, यहां पे Q2 आवेश था, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। और कल की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था Q2 बड़ा है Q1 से, Q2 बड़ा है Q1 से। जरूरी देख, ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, बस बड़े वाले से दूर पे परिमाणी 0 होगा। तो क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इस बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र 0 आएगा? एग्जैक्ट कल वाला क्वेश्चन यहां पे आवेश रख के सॉल्व किया। आज आवेश रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र होगा √Q1 इंटू R अपॉन में √Q2 माइनस √Q1। क्या तेरे कुछ समझ में आ रही? यह सब आ रही जा रही। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्लियर है मामला? क्या सभी को मजा आ गया? एग्जैक्ट कल जैसा पढ़ा उसी के जैसे क्वेश्चन होंगे। कल जैसा क्वेश्चन किया था वैसे क्वेश्चन फिर से बन सकता है। मैंने आपको बोला कि मान के चलो मेरे पास यहां पर देखो बल में और विद्युत क्षेत्र में यही अंतर है कि वहां पर एक आवेश होगा तो बल निकालने का बोल देगा, आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र निकालने का बोल देगा। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला कि मान के चलो भैया यहां पर मेरे पास एक त्रिभुज की आकृति है, यहां पर आवेश है मेरे पास +Q, यहां पर भी आवेश है मेरे पास +Q। इस बिंदु पर परिमाणी, यहां पे आवेश नहीं रखा, आवेश नहीं रखा, इस बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। इस बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र निकाले P पर E नेट। क्या कर पाओगे? क्या डायरेक्ट आंसर बता सकते हो? ये दूरी है A, ये दूरी है A, ये दूरी है A, आया को समझ में? कर पाओगे? हाँ, √3 गुना हो जाएगा। बिल्कुल ही सही बात। कैसे करेंगे सर जी इस सवाल को? बहुत डिफिकल्ट है क्या? देखो यार अब मैं रिपीट वाले सवाल नहीं करवाऊंगा, अब इसके बाद में नया सवाल करवाऊंगा, ठीक है? यहां पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र लिखना तो सर विद्युत क्षेत्र KQ/A² हो जाएगा। अच्छा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में KQ/A² हो जाएगा। ओके सर, एंगल कितना है? एंगल इज द 60 डिग्री इज द, तो E नेट विल बी √3 KQ/A² हो जाएगा। क्या एक वर्ग होता तो भी कर लेते? क्या वर्ग होता तो भी कर लेते? क्या वर्ग होता तो भी कर लेते? मेरे पास 4 आवेश 3। अब देख, अब यहां पर मैंने वेरी गुड लिसन टू मी,
यहां पर मैंने 3 आवेश नहीं रखे, यहां पर रखे 2 ही आवेश, यहां पर रखे 2 ही आवेश, है ना। देखो इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा भी बता सकता हूं। देखो अभी मैं तुम्हारे मजे लेके दिखाता हूं एक बार, सेम सवाल सेम जवाब, बस एंगल बदल दिया, अब तुम्हें समझ नहीं आएगा, है ना। जैसे कुछ कन्याओं के, कुछ सुंदर कन्याओं के या कुछ दीदी लोगों की फोटो ऐसी होती है कि ऐसे एंगल से खींची जाती है आप पहचान ही ना पाओ, क्या इसे ही मैंने देखा था थोड़ी देर पहले। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं इस बात को ना। और लड़की को पता रहता किस एंगल से फोटो सही आता है उनका, लड़कों का कैसे भी खड़े हो जाएंगे, हाँ फोटो खींच लो, हाँ भाई फोटो खींच लो, बहुत बढ़िया, चल चलो ऐसा कर लेंगे, फोटो खींच लो, है ना। हाँ यार बढ़िया फोटो आ रहा है, हाथ फोल्ड कर लो, हाथ ऐसा कर लो, बस 3-4 चीजें पता होती फोटो खिंचवाने के लिए, है ना। और लड़के फोटो देखने रहे कि मेरा फोटो क्यों गंदा आ रहा है, लड़के को पता था किस एंगल से करना होगा, कहां से, इधर से फोटो मत लो, इधर से मेरा फोटो बेकार आता है, इधर से फोटो अच्छा आता है, इधर से फोटो लो तो ये अच्छा आएगा। ठीक है, तो बस वही वाली बात है, मैं एंगल बदल दूंगा, सब कुछ सेम रखा हुआ है, सब कुछ कार्यक्रम सेम है। ठीक है, अब यहां पर बस हमें बोला कि 2 आवेश कैपिटल Q प्लस Q और प्लस Q ए आवेश रखे ही गए हैं यहां पर, और इस बिंदु पर मुझे परिमाणी विद्युत क्षेत्र चाहिए, इस बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र चाहिए। ठीक है, और आपको यहां पर, है ना, अब आपको यहां पर ये दूरी दे देगा, या आपको बस बोल देगा कि यार ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री एंगल है। अब बताओ परिमाणी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इस प्रकार से उलझाएगा। तो ये क्या है, ये और ये एक ही सवाल है, इसमें मैंने पहले तुझे त्रिभुज बना दिया, इसमें मैंने त्रिभुज बना दिया, लेकिन इसमें त्रिभुज नहीं बनाया, इसमें बस 2 आवेश बना। तो तीसरा आवेश कहां है सर, वो तो जो है वह क्या होगा, वह परिमाणी विद्युत क्षेत्र निकालेगा और आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है कहानी, आई बात समझ में। अच्छा, अब इसमें मैं ऐसा भी कर सकता था, क्या, ये वाले सवाल में एग्जैक्ट सारी बातें सेम हैं और एक और आवेश यहां पर रख दिया, एक और आवेश यहां पर रख दिया, प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, कोई भी आवेश रख दिया, चल मैंने माइनस क्यों रख दिया, ठीक है। और अब बोला है कि इस बिंदु P पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र बताइए, या इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर एक बिंदु R बोला, इस पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र बताइए, है ना। ऐसी इस प्रकार से हमें विद्युत क्षेत्र पूछ सकता है, इस प्रकार से हमें विद्युत क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। क्या ये सभी क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। क्या P और R पर, चलो अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा ये प्लस ही ले लो तो थोड़ा सा ही रहेगा, हाँ भाई। तो एग्जैक्ट सेम बात है, और आपको बोला है कि P और R पे परिमाणी विद्युत क्षेत्र कितने बच्चे निकाल सकते हैं। P और R पे परिमाणी विद्युत क्षेत्र 3 आवेश रखे हुए, 4 नहीं है ना, 3 आवेश रखे हुए, P और R पे परिमाणी विद्युत क्षेत्र, P और R पर E नेट बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, P पर और R पर, P पर और R पर, P पर √2 गुना होगा। चलिए देखते हैं P पर क्या होगा। कल जो सॉल्यूशन किया एग्जैक्ट वैसा का वैसा सॉल्यूशन करना होगा मेरे प्यारे, कर ले। यहां पर P पर क्या होगा सर, P पर क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये, अच्छा P पर इस पॉजिटिव कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, अच्छा सर इस पॉजिटिव कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, और इस पॉजिटिव कारण भी विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा। क्या ऐसा कल कुछ सॉल्व किया है हमने, क्या ऐसा कुछ सॉल्व किया है। यहां पर ये हो जाएगा KQ स्क्वायर, KQ बटे में A का स्क्वायर, ये भी होगा KQ, ऊपर वाला भी होगा KQ बटे में A का स्क्वायर, और बीच वाला कितना होगा, KQ बटे में A का स्क्वायर, और ये वाला जो होगा सर वो जाएगा KQ बटे में और √2A का स्क्वायर। और इसका परिमाणी कल मैंने निकालना सिखाया था तुम्हें, याद करो, अरे याद करो,
तो क्या मैं नेट विद्युत क्षेत्र बताने के लायक हो चुका हूं? अब मैं क्या आएगा यहां पर सर, इन दोनों का के क्यू बटे में ए स्क्वायर, के क्यू बटे में ए स्क्वायर का परिमाणी जो होगा वो इसी दिशा में होगा। और कल एग्जैक्ट यही की यही बातें लिखी थी, बल के लिए लिखी थी, तो ये हो जाएगा √2 के क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस के क्यू बटे में 2a का स्क्वायर। बोल प्यारे बोल, क्या तुझे सवाल आया? क्लियर है कहानी? तो आंसर क्या आ जाएगा सर? कल वाला ही आंसर आएगा। यहां से के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां से बचेगा √2 + 1/2। इसी प्रकार से मैं आर बिंदु पर भी देख सकता हूं। आर बिंदु पर क्या होगा सर? आर बिंदु पर कौन कौन बल लगा रहा है जरा बताना। आर बिंदु पर कौन कौन बल लगा रहा है? आर बिंदु पे कौन कौन बल लगा रहा है सर? आर बिंदु पर एक ये प्लस क्यू जो है उसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, इस प्लस क्यू के कारण इस दिशा में होगा, ओके, और इस प्लस क्यू के कारण इस दिशा में होगा। तो क्या आर पर फिर से 3 विद्युत क्षेत्र आएंगे? देखो कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं मन से सवाल बना के दिए जा रहा हूं तुम्हें। 4 दिन तक हम करते रहे। यहां पर अब क्या ये वाला विद्युत क्षेत्र, अच्छा इसे नंबर बोल देते ना, इसे नंबर 1 बोल देते, इसे नंबर 2 बोल देते, इसे नंबर 3 बोल देते। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये E1 आएगा, ये E2 आएगा, सॉरी ये E3 आएगा और ये E2 आएगा? क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि सर ये वाला विद्युत क्षेत्र और ये वाला विद्युत क्षेत्र बराबर है? क्योंकि E1 देखो, E1 की वैल्यू क्या आएगी? E1 की वैल्यू आनी चाहिए सर के क्यू बटे में इस दूरी का आधा। अरे बाबा, ये दूरी कितनी होगी सर? पूरी दूरी होती है √2a, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? आधी दूरी कितनी हो जाएगी? आधी दूरी कितनी हो जाएगी सर? आधी दूरी जो हो जाएगी है ना, अभी के लिए मैं r बोल देता हूं, इस दूरी को अभी के लिए मैं r स्मॉल r बोल देता हूं, और मैं स्मॉल r को √2a/2 या a/√2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? a/√2। बहुत ही बढ़िया, कुछ चीतों ने एकदम ही तेजी में जवाब बता दिया। तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर E1 देखो, E1 E2 E3 परिमाण अनुसार बराबर है? बोल हाँ या ना। क्यों सर? E1 क्या है? देख E1 क्या है? E1 है सर के क्यू बटे में ये दूरी r का स्क्वायर, अभी मैंने r बोल दिया। E2 क्या है? E2 भी होगा सर यही, ये दूसरा वाला आवेश है, तो इसके कारण भी होगा E2 होगा के क्यू बटे में r का स्क्वायर, और यही होगा E3 के बराबर। क्या परिमाण अनुसार सारे बराबर आ गए? क्योंकि दूरियां तो बराबर है। अरे दूरी तो बराबर है, लेकिन सर क्या इनका नेट जीरो है? क्या इनका नेट जीरो है? नहीं सर, इनका नेट जीरो नहीं है। केवल E1 और E3 कैंसिल होंगे, E2 को कैंसिल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। तो क्या मैं यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र डायरेक्ट लिख सकता हूं सर कि E1 और E3 कैंसिल होंगे, और E नेट जो होगा वो E2 के बराबर होगा, और वह के क्यू बटे में r स्क्वायर, या r की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर कितना होता है? ये हो जाएगा सर 2kq 2k/a का स्क्वायर। बोलो चीते, क्या है जवाब? क्या मैं ई नेट की वैल्यू 2kq अपॉन में a का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या 2kq अपॉन में a का स्क्वायर? क्लियर है मामला? क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? अच्छा, वो मैंने जगह बना ली इतना सा, और यार ये तो अब
अपनी अपनी जुगाड़ है, अपनी अपनी सेटिंग करने का तरीका है। चलो ओके, अब अगर मान के चलो इसी सवाल में थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया होता मैंने, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया होता मैंने कि यहां पर एक आवेश है, यहां पर दूसरा आवेश है, यहां पर तीसरा आवेश है, यहां पर चौथा आवेश है, ठीक है, और इन सब ये सब आवेश जो है वो क्यू क्यू है, सारे समान आवेश है, क्यू 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 क्यू। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? केंद्र पर ई नेट बराबर क्वेश्चन मार्क। टेस्ट का सिलेबस बताओ, एक काम करूं मैं, रोज ही टेस्ट का सिलेबस है, टैटू बनवा दूं मैं यहां पर तुम्हें एक हफ्ते के लिए। हमारी नोटबुक में ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। नोटबुक में भाई तेरे पास अगला पन्ना है ना, अगला पन्ना पलटा लिख। और तुम्हारी नोटबुक पे ऐसा तो नहीं कर रहा है कोई भाई कि सर का एक पेज मतलब मेरी नोटबुक का भी एक पेज, सर जो एक पन्ने में लिखेंगे उतना का उतना एग्जैक्ट में एक पेज में लिख के बताऊंगा, है ना। ऐसे कंपटीशन मत करना, ठीक है। बोर्ड में मैं साइज भी छोटा बड़ा कर सकता हूं। अभी मेरे को लगता कि नहीं भैया ऐसा मामला जम नहीं रहा है, तो इसको सिलेक्ट करता, उसकी साइज छोटी कर देता, थोड़ी सी हल्की सी छोटी करता, यहाँ पे जगह बन जाती फिर से एक लाइन और लिखने की, है ना। तो अपने हिसाब से अपनी अपनी कॉपी में लिखो। क्या होगा? नहीं, अगर अभी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अरे सर कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ऐसे होते बच्चे, भाई ऐसे होते हैं, ऐसे तेजस्वी लोग भी है ना। एक दिन एक की कॉपी मैंने देखी थी, उसकी आधी कॉपी कहीं जैसे आधा पन्ना खाली पड़ा हुआ है, एक पन्ने में घुसा घुसा के लिखा हुआ, ये कैसे कॉपी बनाई हुई है? तो सर आपका एक पन्ना मेरा एक पन्ना, बराबरी वाली बात करते हैं हम। बहुत बढ़िया बेटा, बराबरी तो तू ऐसे भी नहीं कर पाएगा, पन्ने में ही कर ले बराबरी। देख क्यू 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 और केंद्र पर अब हमें परिमाणी विद्युत क्षेत्र लगाना है। तो अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा? तो सर यहां पर देखो, इसी में बना दूं क्या मैं? नहीं, मैं तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। चलो, तो मैं समझ नहीं आएगा ना कि क्या कौन ओरिजिनल था कौन डुप्लीकेट। देखो तो क्या होगा सर, यहां पर इस पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, इसके कारण इस तरफ होगा, ओके, इसके कारण इस तरफ होगा, इसके कारण इस तरफ। अरे गजब भैया, 4 विद्युत क्षेत्र और हर एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन 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 क्या इन सब का नेट जीरो होगा? क्या इस सब का नेट जीरो होगा? क्या इन सब का नेट जीरो होगा? कैसे पता चलेगा सर? अगर इनका परिमाणी सेम आना चाहिए। तो देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो क्या ये दूरी बराबर है? हाँ सर, ये दूरी और ये दूरी। तो सर यहां पर सारी दूरियां बराबर, सारे आवेश बराबर, तो उस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा वो जीरो आ जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है कि यहां पर यह वर्ग ही हो, मेरे पास कोई भी आकृति हो। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, लाइन पढ़ो एक बार। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? √2 कहां से है बेटा? विकर्ण जो होता है एक वर्ग में वो √2a गुणा होती है, √2a होता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमें O पर विद्युत क्षेत्र बताना। सर ये क्यू क्यू क्यू, सारे आवेश क्यू 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 है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग हो, त्रिभुज हो, या हमारे पास षष्टभुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी हो सकता है, सारी भुजाएं समान होगी और अगर उनके कोणों पर समान आवेश होगा तो उसके केंद्र पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होगा। केंद्र पर हमेशा विद्युत क्षेत्र, परिमाणी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता था कि यहां पर एक
यहां पर एक 1000 क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इस 1000 क्यू आवेश पर या 1000 कूलम आवेश पर प्लस 1000 कूलम आवेश पर परिमाणी बल बताइए। इस 1000 कूलम आवेश पर परिमाणी बल 1000 प्लस 1000 कूलम आवेश पर परिमाणी बल। बल पूछा है, बल तो क्या आता सर? 0 आंसर आता। क्यों? क्योंकि यार वहां पे विद्युत क्षेत्र 0, तो बल तो 0 ही होगा। तो अब देखो, क्या ये वाला सवाल विद्युत क्षेत्र में पूछा जा सकता है? क्या यह सवाल बल में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिना किसी समस्या के। क्लियर मामला? हाँ, एक बार स्टेटमेंट लिख लो, एक बार स्टेटमेंट लिख लो, फिर से एक बार स्टेटमेंट बोल देता हूं मैं। एक बार स्टेटमेंट लिख दो। एक बार स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट लिख लो एक बार। यदि समबाहु बहुभुज के कोनों पर समान आवेश रखे जाए, तो उसके केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। उसके केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। ठीक है मामला? चल आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट स्लाइड पर लिख दो प्लीज। नहीं बेटा, मैं इतना लिखते नहीं आता। मैं आई एम वेरी कमजोर इन हिंदी, सो आई कांट राइट वेरी बिग स्टेटमेंट इन हिंदी। आई कैन राइट ओनली इन इंग्लिश, आई कैन से इन हिंदी। अब खुद से लिख लो। ये कौन सी क्लास के बच्चे आ गए यहां? अरे हम मूर्ख। एक बच्चा बोला, सर आपके पास ऐसा कौन सा पेन है जिसमें इतने सारे कलर है? आपका पेन कभी खत्म नहीं होता क्या? मेरा पेन तो खत्म होता है। एक दिन जब नई नई लाइव क्लासेस शुरू हुई थी ना, मतलब 2-2.5 साल पहले कोविड के टाइम पे, तब मैं एक बार यूट्यूब पे क्लास ले रहा था। एक बच्चे का एक कैसा खतरनाक कमेंट आया था, है ना, अभी मुझे याद आया। वो बोल रहा कि नहीं, यूट्यूब पे नहीं आया था, उसने पेड बैच ले लिया था, जेई का बैच लिया था, जेई के बैच में था वो। तो उसने 2-3 क्लास हुई और अगले दिन आके कमेंट करता कि सर आपके पास ऐसा कौन सा पेन है, मैं भी खरीदूंगा लॉकडाउन खुलने के बाद में। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ मेरे पेन को? तो बोलता सर आपके एक पेन में से इतने सारे कलर कैसे निकल जाते हैं? तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, देखो 2 बार जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा। चलिए, हाँ, तो अब मेरे पास अगर कोई भी आकृति होगी तो उसके केंद्र में विद्युत क्षेत्र 0 होगा यदि हमारे पास समान भुजाएं होती है तो। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम और भी बहुत सारी वैरायटी ला सकते हैं, है ना, बहुत सारी वैरायटी ला सकते हैं। जैसे एक देखो खतरनाक क्वेश्चन में तुम्हें करवाता हूं ताकि तुम लोग, आज ज्यादा आसान लग रहा है ना तुम्हें, तो थोड़ा सा मतलब पता चला कल और बहुत सारे बच्चा के क्लास में दिक्कत हो जाएगी, तो कुछ डिफिकल्ट करवा दूं। देखो भाई, तो यहां पर मेरे पास, वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं, मेरे पास यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, मेरे पास में प्लस क्यू आवेश है। फिर यहां पर भी मेरे पास यहां पर एक और आवेश है, ठीक है। फिर मेरे पास एक और आवेश है, फिर मेरे पास एक और आवेश है, इसको क्या हो गया, फिर मेरे पास एक और आवेश है। ऐसे मेरे पास अनंत तक आवेश लगे हुए। कहां तक लगे हुए? अनंत तक आवेश लगे हुए, अनंत तक आवेश लगे हुए, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट लिख लो क्वेश्चन का चाहो तो। मूल बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र बताइए। मूल बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बताइए।
यदि यदि चित्र अनुसार एक्स अक्ष के अनुदिश अनंत आवेश रखे गए हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश अनंत आवेश रखे गए हैं, अनंत तक आवेश है, तो मुझे परिमाणी विद्युत क्षेत्र बताना है, ई नेट बताना है, यहां पर ई नेट बताना है यहां पर, ठीक है। हाँ, गुणोत्तर श्रेणी, वेरी गुड। तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा। आप इंग्लैंड से हो क्या? नहीं बेटा, मैं इंग्लैंड से नहीं हूं। देखो क्या होगा, करो, ट्राई कर लो। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर? इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, सारे प्लस है, सारे प्लस है, सारे प्लस है, सारे प्लस आवेश, सारे प्लस आवेश। इस कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, उसके कारण भी इस दिशा, मतलब सबके कारण एक ही दिशा में आएगा सर, बाहर की ओर आएगा। तो ई नेट जो है वो लिखना है, हमें जोड़ना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अनंत तक सारा। अच्छा, तो E1 होगा KQ बटे में A का स्क्वायर प्लस KQ बटे में 2A का स्क्वायर, ओके, प्लस KQ बटे में 4A का स्क्वायर, ओके, और यही काम अनंत तक चल रहा है। क्योंकि बटे में 8A का स्क्वायर, क्योंकि बटे में 16A का स्क्वायर, यही काम अनंत तक चल रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो यहां पर KQ बटे में A स्क्वायर सभी के पास है सर, वाह, तो कॉमन निकाल लो, KQ बटे में A का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1 अगर मैं यहां पर 8 लिखता तो 64 आ जाता, और इसी प्रकार से अनंत तक कार्यक्रम चलता रहेगा। अब मुझे इसको हल करना है। क्या है ये, क्या है ये? यह है एक गुणोत्तर श्रेणी, यह है एक गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी को योग कैसे करते हैं? गुणोत्तर श्रेणी है ये। तो गुणोत्तर श्रेणी का योग कैसे किया जाता है? सर गुणोत्तर श्रेणी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, और यह अनंत तक जारी है, ठीक है। तो इसका योग क्या होगा? तो इसमें अनंत पदों का जो योग होता है बेटा, अनंत पदों का जो योग होता है वो क्या होता है सर? अनंत पदों का योग होता है a अपॉन में 1 माइनस आर, a अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहां पर a क्या है? a क्या है? a है प्रथम पद 1 अपॉन में 1 माइनस आर। आर क्या होता है? इनका अनुपात। तो 1/4 करोगे या 1/4 बटे में 1 करोगे, 1/4 का 1/16 बटे में 1/4 करोगे, 1/4 का हमेशा अनुपात 1/4 ही रहेगा। एक बार करके देखो, इसको इससे डिवाइड करो, 1/16 बटे में 1/4, 1/64 बटे में 1/4, 1/16, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 ही रहेगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा 1/3/4, 4 पलटी खा के ऊपर चले जाएगा। तो यहां पर इसका जो योग आएगा, अनंत पदों का योग जो आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सॉरी 4/3 आ जाएगा। तो अब मेरा जो आंसर होएगा, फाइनल आंसर ई नेट जो आएगा वो आ जाएगा KQ अपॉन में A का स्क्वायर इंटू 4/3, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है कहानी? 4/3 इज द आंसर। क्लियर है कहानी? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ डाउट? चलिए, ओके। हाँ, तो इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। मतलब अब मैंने आपको एक तरीके से बहुत सारी चीजें इस पे करवा दी है। हाँ भाई, अब इसके अलावा, अरे बाप रे, समय ही हो जाता है यार। एक तो तुम्हारी क्लास में समय बहुत जल्दी बीत जाता फिजिक्स का, है ना। हमें थोड़ी बड़ी करना पड़ेगी क्लास को। केजे सर आए ही क्या? आए ही केजे सर? चल, अब हमको और भी क्वेश्चंस करने थे, लेकिन विद्युत क्षेत्र पे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली है। कल मैं आपको विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के बारे में कुछ चर्चा करवाऊंगा, और इसमें और भी कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा।
ठीक है, जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देना चाहता हूं खुद से बनाकर, ठीक है, बस एक प्रैक्टिस के लिए कि यार कौन कितना बेहतर पढ़ रहा है, कौन कितना दिमाग लगा पा रहा है, उसको देखने के लिए। तो यहां पर सेम सवाल, सब कुछ सेम, बस एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अवश्य। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं आपके लिए? सेम सवाल, सब कुछ सेम, सब कुछ बढ़िया मजेदार सी बातें। प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब इसमें मामला यह है बस कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। ये वाला अगला वाला माइनस क्यू होगा, अब इसे माइनस कर दूंगा मैं, ये प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। इसी प्रकार से अनंत तक सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम कहानी। ये माइनस है, ये प्लस की जगह फिर ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस की जगह फिर अगला वाला माइनस। तो ये होगा a,0, ये होगा 2a,0, ये होगा 4a,0, ये होगा 8a,0 और इसी प्रकार से अनंत तक सेम। इस बिंदु पर ई नेट निकालना है आपको, मूल बिंदु पर ई नेट निकालना है। क्लियर है? एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो क्यों हो जाएगा, है ना? ये जीरो जीरो बोलने वाले एक बार सोचो जरा, कैसे जीरो हो जाएगा? क्या सभी आवेश बराबर दूरी पर रखे हुए? नहीं सर, बराबर दूरी पर नहीं है, तो जीरो नहीं होगा ना यार, जीरो थोड़ी ना होगा, है ना? देखो, अब इस क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता था, वही नहीं आएगा, वही कैसे आ जाएगा? या फिर से वही मूर्खता भरी बातें कर देते हो एकदम से, है ना? मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप अनंत मौके दो, जैसे अनंत तक आवेश रखे वैसे अनंत मौके दो, लेकिन हर थोड़ी देर में एक ऐसी हरकत कर ही देंगे कि वे भेजा खड़ा हुआ। अरे यार भाई, चल कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छी हरकत करने की कोशिश करना। हिंट दे देता हूं, यहां पर E1 प्लस E2 की जगह माइनस E2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक की दिशा इधर, 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 एक दूसरे को कैंसिल आउट भी नहीं कर पाएंगे ये। तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस करोगे, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस माइनस, तो यहाँ पे श्रेणी में एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस में एक माइनस रहेगा। तो R की वैल्यू जो आपने 1/4 रखी वो माइनस 1/4 आ जाएगी। तो पूरा सॉल्व कर लेना, लो कर ही दिया मैंने। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस 1/4 करना, तो यहाँ पर 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 इज द आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? ई नेट हो जाएगा। सॉल्व करना एक बार, वहां पर 4/5 KQ अपॉन में A² इज द आंसर। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो ओके। हाँ, अब इसके अलावा हमारे पास कल की क्लास में, है ना, और भी कुछ सवाल रहेंगे, कुछ मजेदार सवाल रहेंगे। अब हम कल कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसमें 11th का भी कुछ कुछ कंसेप्ट मिक्स रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक और सवाल था कल की क्लास में हमने जो करा था, वो एक बार आप लोग अपनी कॉपी में फिर से सॉल्व कर लो यार, है ना। हमारे पास 5-7 मिनट, 4-5 मिनट का समय बचा हुआ है। एक बार फिर से आप वो वाला सवाल कर लो अपनी अपनी कॉपी में। वो कल जो करा था उसका सॉल्यूशन आप लोग काट सकते हो और ये वाला सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना। मतलब मैंने जैसे ही क्लास खत्म करी फिर मेरे को ध्यान आया कि हमने गलत कर दिया, उसका सॉल्यूशन गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे क्यू था, यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर स्मॉल क्यू था और यहाँ पे माइनस क्यू था। ऐसे एक क्वेश्चन करा था हमने, और मैंने आपको बोला था यार कि ये स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो, ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे, है ना। स्मॉल क्यू का मान क्या हो ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे। ठीक है, तो उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है ना। उसका एक और आसान सॉल्यूशन है जो 2-3 लाइन में हो सकता है आपका। ठीक है, तो आप उसको काट सकते हो और ये वाला सॉल्यूशन कर सकते हो। क्या करना था हमें कोई भी एक आवेश पकड़कर परिमाणी बल 0 देखना था। तो एक आवेश ऐसा पकड़ो जिससे जल्दी आंसर आए और आंसर जो है वो सही आए। कल वाले क्वेश्चन में एक वो माइनस साइन भी आ गया था, तो माइनस साइन पर रूट लेंगे तो यार वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप परिमाणी बल जो है वह
कौन से आवेश पर देखो, तो इस वाले आवेश पर देख लो, इस पर परिमाणी बल 0 कर दो तो मामला बन जाएगा आपका। जैसे देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक बल इधर लगेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो बल इधर लगेगा। अब स्मॉल क्यू को आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, तब अगर इसने भी इसको आकर्षित कर दिया तो इस पर नेट 0 नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो अब आप नेट बल 0 कर सकते हो। क्या होगा देखिए, ये वाला बल जो हो जाएगा F1, इसे F2 बोल देते हो और इस बल को F3 बोल देते हैं। तो मेरे पास F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू सर KQ अपॉन में a का स्क्वायर। F2 जो होगा बेटा वो भी होगा KQQ अपॉन में a का स्क्वायर, ठीक है। F3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में √2a का स्क्वायर अपॉन में √2a का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे Q स्मॉल q कैपिटल Q रखा और हाँ ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, कल का लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां पर बस अब आपको क्या करना है, लास्ट वाली बात क्या करना है, अब इस पे परिमाणी निकालो, सही आंसर आएगा और जल्दी भी आंसर आ जाएगा। ये F1 और F2 का जो परिमाणी है उसको F3 के बराबर करना है। तो F1 और F2 समान है सर, तो इनका नेट जो हो जाएगा √2 KQQ अपॉन में a का स्क्वायर। √2 क्यों कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो इनका परिमाणी जो आएगा, इनका जो परिमाणी आएगा वो इस दिशा में आएगा F1 और F2 का, और वही जो है वह आप F3 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, F3 के बराबर। तो इन दोनों का परिमाणी F3 के बराबर हो जाएगा, या F3 की वैल्यू है KQQ अपॉन में √2a का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम देखें तो K से K कट गया, Q से Q कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा √2q अपॉन में a स्क्वायर बराबर होगा q अपॉन में 2a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर कट गया, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 2√2 कैपिटल Q बराबर होगा स्मॉल q के, ठीक है। ये परिमाण है और फाइनल आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा ना, तो ये आएगा स्मॉल q की वैल्यू आएगी -2√2 इंटू कैपिटल Q, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी माइनस माना वाला, ठीक है। तो कल जो लास्ट वाला सवाल किया था उसको आप फिर से एक बार कर लीजिए। ठीक है मामला, हाँ टाइम ओवर हो गया बिल्कुल। आपकी आज की क्लास में इतनी ही रखता हूं, कल की क्लास में मैं विद्युत क्षेत्र पर और भी कुछ चर्चाएं करना चाहूंगा। क्लियर है मामला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते। एक बच्चे ने बोला सर यहाँ पे आवेश रख सकते हैं। हाँ देखो यहां पर आपको जो परिमाणी विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, तो ये परिमाणी विद्युत क्षेत्र में लिखा हुआ है KQ अपॉन में 4/3, KQ a स्क्वायर अपॉन में 4/3। तो यही क्वेश्चन कूलम के नियम पे भी हो सकता था। यहाँ पे आपको आवेश रख देगा, आपको रख दिया 4 कूलम आवेश रख दिया, या आपको 3 कूलम आवेश रख दिया, या आपको 3/4 कूलम आवेश, या आपको 1 कूलम 5 कूलम 8 कूलम 10 कूलम आवेश रख दिया, बोला इसमें परिमाणी बल बताइए। तो आपने विद्युत क्षेत्र निकाल रखा है, इनटू आवेश कर दोगे तो बल आ जाएगा, है ना। अगर आपको बल पूछ लेता, उस बिंदु पर बल पूछ लेता, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इंटू जो भी आपको आवेश दिया हुआ है वो कर दो ना। एक ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल दूंगा, ढूंढता हूं अगर मिल जाएगा तो। क्लियर है कहानी, आया सभी को समझ में? हाँ कल वाला गलत है बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा वो वाला सॉल्यूशन अच्छा नहीं है ना। आप इसे नोट कर लीजिए कल वाले क्वेश्चन की जगह, तो यह ज्यादा सही है, उसका आंसर सही यह आएगा, कि वहां पे वो नेगेटिव में आ रहा था, नेगेटिव पे रूट मतलब वो गलत हो गया वहां पर। चलिए तो जितना पड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अब हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय। हाँ होमवर्क आ जाएगा, आज का होमवर्क भी आ जाएगा, कल का होमवर्क भी आ जाएगा, अभी ही आ जाएगा, तो आज ही आ जाएंगे दोनों होमवर्क। थैंक यू, टाटा बाय बाय।